नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 15 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो इनका पाठ है मेघ आए, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सर्वेश्वर जी का जो जीवन परिचय है, यानी कवि का जो जीवन परिचय है, हम उसके बारे में जान लें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, यानी उनको कमाने के साधनों में कोई कमी रही होगी, इसलिए उनको उस समय बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। और कुछ समय तक इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया। वो सहायक प्रोड्यूसर के पद पर वहाँ पर भी उन्होंने थोड़े से दिन काम किया। बाद में दिनमान जो एक पत्रिका थी, उसके ये संपादक यानी उप संपादक होते हैं, और उसके बाद में उनके नीचे उप संपादक उनके पोस्ट पर भी काम किया। उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक भी रहे, यानी वहाँ दिनमान के उप संपादक रहे और पराग पत्रिका के संपादक रहे। इनकी कुछ जो चर्चित और भी बुकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, वो हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी इत्यादि इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, बाल साहित्य मतलब बच्चों का जो साहित्य है, उन्होंने प्रचुर मात्रा बहुत अधिक मात्रा में लिखा। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। कुछ किताबें इनकी काठ की घंटियाँ, ये जो है कुआनो, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। और नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जो बहुत अच्छी काम करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, जो अच्छा साहित्य जिनका होता है, उनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान के रूप में दिया जाता है। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ, मतलब ग्रामीण संवेदना का मतलब यहाँ पर कैसे है कि ग्रामीण जो परिवेश है, ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण जो वातावरण है, वहाँ की संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, मतलब कहने में ही नहीं, कथ्य में कहने में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। वो कहते ही कहते नहीं, अपनी भाषा में भी इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए, लोक मतलब लोक का मतलब यहाँ पर जनता से, संसार से है। उसकी महक लिए हुए का मतलब है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अब हम पाठ परिचय जान लें। सर्वेश्वर जी ने मेघ आए जो शीर्षक कविता संकलित की है, इसमें उन्होंने मेघों के आने की तुलना किससे की है? एक प्रवासी अतिथि से की है, जो ग्रामीण परिवेश में मेघों के आने से सर्वत्र उल्लास जैसे छा जाता है ना। भाई जब बरसात होती है, मेघ आ जाते हैं, क्योंकि किसान लोग क्या करते हैं, किसान अपना भूमि जोतते हैं, फिर बीज डालते हैं, और बीज डालने के बाद में क्योंकि बड़े बड़े खेत होते हैं, पानी की सप्लाई तो कहीं और से होगी नहीं, तो कहाँ से होती है? मेघों के द्वारा ही होती है। तो किसान जो है मेघों की, वर्षा की बहुत अधिक बाट जोहते हैं, यानी बाट देखते हैं। इसीलिए जब मेघ आ जाते हैं, यानी बारिश होने का मौसम हो जाता है, तो वो बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो जैसे कोई दामाद परिवार में आता है और सभी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं प्रसन्न होती हैं कि कोई व्यक्ति, अतिथि हमारे घर आ रहा है, और उसकी तैयारियों के लिए हम सारा घर जैसे लग जाता है, वैसे ही मेघ आने पर सारा वातावरण आनंदमय हो जाता है। और कवि ने इसी भाव का सजीव और आकर्षण यहाँ पर वर्णन किया है। तो पहले कवि परिचय, इसमें देखो संकलित कविता में कवि ने मेघों की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने पर सजीव वर्णन करते हुए कवि ने इसका उसी उल्लास को दिखाया है। मतलब कवि ने उसी उमंग को, उल्लास को, हंसी खुशी परिवेश को, आनंद में अनुभूति को इस कविता में दिखाया है। देखें,
मेघ आए, मेघ आए मतलब वर्षा के को बरसाने के लिए मेघ यानी बादल आ गए हैं। ठीक है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पेड़ झुक झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधली नी, बोली अकलाई लता ओट हो के वार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब देखो मेघ माने यहाँ पर बादल से है, बयार नाचती बयार चली, बयार का मतलब यहाँ पर किससे है, हवा से। पाहुन, इसके शब्दार्थ बता रही हूँ मैं आपको। पाहुन माने मेहमान, दामाद, या दामाद से मतलब है, वैसे पाहुन का मतलब मेहमान। गांव में शहर के, और उसके बाद में झांकने मतलब देखना। घाघरा यानी लहंगा, घाघरे का मतलब क्या है यहाँ पर, लहंगा जो महिलाएं पहनती है ना, लहंगा, लहंगा चुन्नी देखा होगा आपने, तो जो नीचे का हिस्सा है वो उसको घाघरा बोलते हैं, लहंगा बोलते हैं। और बाकी माने टेढ़ी, बाकी चितवन यानी टेढ़ी चितवन, यानी टेढ़ा देखना। ठीक है। चितवन मतलब दृष्टि। ठीक है। बाकी माने टेढ़ी, चितवन माने दृष्टि। ठिठकी मतलब ठिठक जाना, रुक जाना। उचकाए, एक शब्द और रह गया इसमें कहीं, बाकी चितवन उठी नदी ठिठकी, घूंघट सरके बेग आए बड़े ठनके। उचकाए इसका अर्थ है ऊपर उठाए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, गर्दन को उठा उठा कर देखने लगे। उचकाए माने उठाकर, ऊपर उठाना। घाघरा माने लहंगा, बाकी माने टेढ़ी, और चितवन माने दृष्टि। ये शब्दार्थ मैंने आपको इसमें बता दिए। उसके बाद में पहले अपन इसी को ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर और नीचे वाले को करेंगे। सब इसका अर्थ इसे आप देखें। मेघ आए बड़े वन ठन के संवर के। मेघ आए मतलब बादल रूपी जो प्रवासी मेहमान हैं बड़े सज धज कर आ गए, यानी बारिश के लिए जो बादल हैं वो बड़े बन ठन के संवर के आए हैं, मतलब पानी से भरे हुए लबालब और काले काले घुमड़ते हुए आ गए। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आपने कभी देखा होगा जब बरसात आती है तो उससे पहले ठंडी ठंडी हवा चलती है, धूल हल्की, यदि धूल है तो धूल भरी आंधी भी चलती है कई बार, और नहीं तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, हवा तेज़ी से चलती है और कुछ कुछ जो भी होता है रास्ते में उड़ाती हुई, और उसके बाद में बादल जो है वो उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी मेघ आने से पहले जो हवा चलती है उसके लिए कहा गया है दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब क्या वो जो तेज़ी से जो हवा चल रही है उसके कारण क्या होता है, दरवाजे और खिड़कियां जो खुले हुए होते हैं वो हवा के कारण आगे पीछे होते हैं, यानी खुलने लगी गली गली का मतलब यहाँ पर ये है कि जब मेघ आते हैं, हवा चलती है तेज़ी से, तो दरवाजे खिड़कियां भी फटाक फटाक बजने लगते हैं। और अब चूँकि कभी यहाँ पर क्या कह रहा है, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, और ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई पाहुन, कोई नाते रिश्तेदार, यानी कि कोई मेहमान, पाहुन का मतलब मेहमान, हमारे गांव में शहर का कोई व्यक्ति आया हो। मेघ आए बड़े वन ठन के संवर के। अब इसका मानवीकरण कर दिया गया, कारण कि वैसे तो बरसात में से आने से पहले जब मेघ आते हैं यानी बादल आते हैं तो भरे हुए होते हैं पानी से, काले काले उमड़ घुमड़ के गड़गड़ाहट करते हुए आते हैं, और उससे पहले जो हवा चलती है यानी उनके आगे नाचती गाती बयार चली का मतलब उनके आगे जो हवा चल रही है उसके वजह से दरवाजे और खिड़कियां जो हैं वो खुलने लगती हैं और बंद होने लगती हैं। ठीक है। और यहाँ पर कभी कह रहा है कि जैसे पाहुन
आ गया हो, कोई गांव में शहर का, यानी शहर का कोई व्यक्ति गांव में आ गया हो और सब लोग उसके लिए बड़े उतावले होकर उसको देखते हैं, उसका उचक उचक कर देखते हैं, वैसे सब लोग उसको देख रहे हैं। तो एक तरीके से मेघ आ गए हैं और बरसात करने के लिए आए हैं, लेकिन उसका मानवीकरण कर दिया गया कि जैसे कोई मेहमान आया है और वो उमड़ता घुमड़ता हुआ, यानी बहुत अब बन ठन के चला आ रहा है और उसको देखने के लिए सभी लोग झुक झुक कर देख रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। अब पेड़ क्या है, अब चूंकि हवा चल रही है बेटा, तो हवा चलने से क्या होगा, पेड़ तो हिलेंगे ही, पत्तियां भी हिलेंगी, जो पतली डालियां हैं वो भी जोर जोर से हिलेंगी। तो यहाँ पर फिर मानवीकरण, जैसे कोई व्यक्ति झांकने के लिए अपने आप को थोड़ा सा गर्दन को ऐसे टेढ़ी करके देखता है, वैसे ही गर्दन उचकाए का मतलब यहाँ पर यही है कि पेड़ों की जो डालियाँ हैं, ये इस तरह से डालियाँ अब ये हिल रही होंगी। ये हिलने से क्या लग रहा है कि ये उचका उचका कर, यानी किसी को देखने की तरीके से झुक रहे हैं। आंधी चली, अब बरसात आने से पहले आंधी चलती है। धूल भागी, अब धूल भी उड़ती है, चूँकि सड़कों पर धूल होती है, कूड़ा करकट होता है, कुछ भी होता है। जब तेज़ आंधी चलती है तो वो सब उड़कर हवा के साथ साथ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि जो धूल है वो अपना घाघरा उठाकर भाग चली, जैसे कोई नायिका, ठीक है, कोई नायिका अपना घाघरा उठाकर तेजी से भागती है, जिससे कि उसके पैरों में उसका घाघरा ना अटक जाए। वैसे ही जो धूल है वो तेजी से भागती जा रही है, ऐसा महसूस करा रहा है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, अब नदी जो है, अब चूँकि बरसात आने वाली है, बूंदें पड़ रही हैं, तो नदी भी का पानी भी थोड़ा सा ठिठक जाता है, यानी तेज़ी से ऊपर से पानी जब आ रहा है तो टप 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 जो पानी पड़ता है तो पानी का जो बहाव है वो रुक जाता है थोड़ा सा, मतलब ऐसा महसूस होता है, क्योंकि दबाव पड़ता है ना पानी का ऊपर से आने पर। तो नदी ठिठकी मतलब नदी थोड़ी देर के लिए रुक गई। बाकी चितवन उठा, बाकी मतलब टेढ़ी दृष्टि को उठाकर जैसे देख रहा हो कोई, ऐसे। तो कवि कह रहा है यहाँ पर कि जो नदी है वो भी रुक गई है थोड़ी सी, घूंघट सर के मेघ आए बड़े बन ठन के। आंधी चलने से क्या हो गया, धूल उठकर अनंत जाने लगी, ठीक है। इससे ऐसा लग रहा है कि गांव में कोई लड़की अपना घाघरा उठाकर भाग रही है, और नदी जो है वो कुछ रुककर बादलों को उसी प्रकार देखने लगी, जैसे कोई स्त्री जैसे कोई महिला, जैसे अब ये महिला का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, जैसे महिला कोई तिरछी नज़र से अपना घूंघट थोड़ा सा सरकाकर, ठीक है, अपना घूंघट थोड़ा सा सरकाकर टेढ़ी दृष्टि से किसी को देख रहा हो कि कौन आया है। ऐसे थोड़ा सा घूंघट हटा लेती हैं, आपने देखा होगा महिलाएं पूरा घूंघट ओढ़ लेती हैं, पर जरा सा अपने हाथ से थोड़ा सा हटाकर उसमें से एक आंख से देखती हैं। तो यहाँ पर इसको इसी बात को कहा गया कि बाकी चितवन, यानी टेढ़ी दृष्टि से वो महिला कोई जो है अपना घूंघट सरकाकर मेघों को देख रही हो, टेढ़ा होकर, तिरछा होकर, लज्जा सहित नेत्रों से कुछ तिरछा होकर देख रही है। इस प्रकार जो बादल हैं मेहमान के रूप में सज कर गांव में आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, जोहार का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रणाम किया, जोहार की, प्रणाम किया। बरस आए सुधली, सुधलीनी का मतलब यहाँ पर है याद किया, यानी बरसों के बाद में याद किया, यानी मेघ जो है वो बहुत दिनों के बाद आए हैं, और बरसों यानी एक साल में ही बरसात का मौसम आता है, तो बरसों बाद सुधलीनी यानी बहुत दिनों के बाद याद किया। अकुलाई बोली, अकुलाई लता, अकुलाई का मतलब व्याकुल होकर, लता माने जो बेल होती ना वो ओट हो किवार की ओट पर जैसे कोई नायिका खड़ी हो, और वैसे ही जो पेड़ के ऊपर चढ़ी जो वो है बेल, वो थोड़ा सा हटकर, ठीक है, ऐसे देख रही है, यानी हवा से वो थोड़ी सी हट गई है, और हटने के बाद में वो थोड़ा सा देख रही है। तो वो थोड़ा सा किवाड़ की ओट में जैसे कोई महिला तिरछा होकर देख रही हो, वैसे ही जो है पेड़ की ओट से जो लता है वो थोड़ी हट गई है और वो देख रही है, ऐसा यहाँ पर महसूस कराया गया है, ठीक है। हर्षाया ताल, हर्षाया मतलब खुश हुआ, और पानी लाया परात भर के, परात का मतलब यहाँ पर क्या है, थाल जैसा बड़ा बर्तन, परात जो मम्मी आटा लगाती ना वो वाला, क्षितिज
क्षितिज का मतलब धरती और आकाश का मिलन बिंदु। क्षितिज अटारी पहले ही मैंने एक बार बताया था आपको। क्षितिज का मतलब ऐसी जगह, शायद 8th में बताया होगा। क्षितिज का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हमको, जैसे हम यहाँ बहुत ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाएं और बहुत दूर तक देखें, और दूर पर देखने के बाद बहुत सारे खेत वगैरह दिखने के बाद में लास्ट में ऐसा लगता है जैसे आकाश और धरती कहीं मिल रहे हैं बहुत दूर जाकर, है ना। तो वो धरती और आकाश का जो मिलन बिंदु है, जो हमको आँखों से भ्रमित हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्षितिज। यानी धरती और आकाश के मिलन बिंदु का भाग। लेकिन अपन वहाँ जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी वहाँ से फिर कहीं और देखेंगे तो वहाँ दूर और फिर कहीं दिखेगा कि धरती और आकाश वहाँ जाकर मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, धरती और आकाश बहुत दूर दूर हैं, बट हमको क्या लगता है कि ये कहीं एक बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं। धरती और आकाश दोनों एक दूसरे से छू रहे हैं। तो ऐसा जो आभास होता है उसको बोलते हैं क्षितिज। ठीक है। अटारी माने छत। मैं आपको अभी शब्दार्थ बता रही हूँ, इसका भावार्थ बाद में बताऊंगी। अटारी माने छत, दामनी माने बिजली, दमकी मतलब चमक रही है, चमकी, और गांठ खुल गई। गांठ खुल गई मतलब भ्रम या रहस्य समाप्त हो गया। कोई बंधा हुआ कुछ खुल जाना कपड़ा, वो गांठ होता है, यानी भ्रम या रहस्य समाप्त हो जाना। और अश्रु माने आंसू। आप जानते हैं, रो भी लेते होंगे कभी कभार, तो आंसू आप जानते हैं सभी बच्चे। तो ढरके मतलब बह गए, आंखों में से आंसू ढरके। ढरके का मतलब आंखों में से अश्रु जो है वो ढरके का मतलब है आंसू बहना। ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका शब्दार्थ बता दिए। अब शब्दार्थ के बाद में देखिएगा। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। बरस आए बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो के बाहर की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। अब देखो मेघ आ गए, मेघ आ गए और वर्षा होने लगी, है ना। वर्षा होने लगी तो बूढ़े पीपल पर बरसात की बूंदें पड़ी। तो उसने क्या किया? झुक झुक कर। अब चूंकि बरसात हो रही है, हवा चल रही है, तो पेड़ जो है वो हिल रहा है। अब कवि ने इसका मानवीकरण कैसे किया? जैसे किसी मेहमान के आने पर बड़े बुजुर्ग सबसे पहले बाहर बैठकर आवभगत करते हैं उसकी कि अरे आओ आओ, बैठो बैठो, अरे बड़े दिनों के बाद आए, इस तरह से अपन बाहर बिठाते हैं उनको। तो वैसे ही यहाँ पर बूढ़ा पीपल, ठीक है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, यानी प्रणाम किया, और बहुत दिनों के बाद में दिखे, यानी मेघों से कहा कि बहुत दिनों के बाद आए, बरस हो गया, बहुत दिनों के बाद सुध लीनी, यानी बहुत दिनों के बाद तुमने हमें याद किया। बोली अकुलाई लता ओट के, और जो बेल है वो भी, अब चूँकि पेड़ हिल रहा है तो बेल भी हिलेगी हवा से। बेल तो वैसे ही पतली पतली सी होती है ना, तो वो भी हवा से हिल रही है। तो गर्मी से व्याकुल जो लता है दरवाजे की ओट में देकर उलाना। अब देखो इसका फिर मानवीकरण कर दिया गया कवि के द्वारा कि जैसे कोई दरवाजे पर आया, बड़ा बुजुर्ग हुक्का पीता हुआ या वहाँ लेटा हुआ या बैठा हुआ, उसकी आवभगत करता है, आओ आओ बैठो बैठो, और फिर आवाज़ दी जाती है भाई पानी लेकर आओ या कुछ है, तो महिलाएं अंदर से झांकती हैं कि कौन आया देखें। तो वैसे ही दरवाजे की ओट में से कौन देख रही है? नायिका देख रही है, और उल्हाना देते हुए क्या कहा? तुम्हें एक पूरे साल बाद याद आई, यानी इस तरह से कह रही है। तो अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, किवाड़ की ओट में, यानी किवाड़ की ओटक लेकर उसके आधी पीछे होकर, और फिर वो झांक रही है जैसे पीपल के पीछे से बेल झांकती हो हवा से इधर होकर, और फिर वो बरसात का आनंद ले रही हो। वैसे ही बोली कि हट भाई, बहुत दिनों के बाद आए, बहुत दिनों के बाद तुमने हमारी सुध ली। ठीक है। मेघ को सजकर आए मेहमान के रूप में देखकर फिर क्या होता है? हर्षाया ताल, ताल भी यानी तालाब भी हर्षाया, क्योंकि तालाब में बूंदें पड़ रही हैं टपाटप टपाटप, तो ताल भी खुश हो गया, यानी ताल भी लबालब भरने के लिए लगा। पानी परात भर के, जैसे कोई पानी भर के परात ले आया हो ना, वैसे ही तालाब पे जो है वो पानी भर गया। मेघ आए बड़े बंठन के समर के। कोई व्यक्ति आता है, आपने देखा होगा, तो पहले के ज़माने में जैसे कृष्ण जी ने सुदामा के पैर जो है धोने के लिए परात भरकर जैसे रुक्मणी जी लाई, तो वैसे ही
जब कोई व्यक्ति घर में बाहर से आता है, क्योंकि अब आजकल तो लोटा भर के पानी डाल देते हैं, तो पहले परात में पानी डालकर ऊपर से लोटे से बाल्टी से पानी से डाल के उनके पैरों को धोया जाता था, फिर अंदर उनको बुलाया जाता था। तो वैसे ही तालाब जो है पानी के कारण भर चुका है, तो ऐसा महसूस करा रहा है कि मेघ आने पर, पाहुन आने पर परात भरकर वो पानी ले आया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। अब क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। क्षितिज मतलब धरती और आकाश के मिलन बिंदु के स्थान पर तेजी से गुमड़ते हुए बादलों में से एकदम से क्या हुआ, मेघ जब छाने लगे और घने बादलों के मध्य में जब बिजली एकदम से चमकी, दामनी दमकी, बिजली चमकी और लोगों को क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब तक लोगों को ये भ्रम था कि पता नहीं बादल आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे ही नायिका सोच रही थी कि बाहर जो गया हुआ है पाहुन यानी मेहमान, वो उसको लेने आएगा या नहीं आएगा दामाद, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो एक भ्रम था और ऐसी भाई बरसात होगी या नहीं होगी। तो वो जब बरसात खुलकर बरसने लगी तो गांठ जो मन की थी यानी जो भ्रम था कि बरसात, पता नहीं बरसात होगी या नहीं, है ना। नायिका सोच रही है पता नहीं पाहुन आएगा या नहीं, तो वो जो गांठ है वो मन की गांठ खुल गई, यानी भ्रम टूट गया, समाप्त हो गया और जो सच्चाई थी वो सामने आ गई। तो इसीलिए क्या कहा गया, क्षमा करो। और इस कारण नायिका जो है वो क्षमा मांग रही है, यानी प्रवासी जो मेहमान है वो दामाद आया और उस पर अटारी पर पहुंचा तो उसकी नायिका का जो भ्रम था वो समाप्त हो गया। तब उसने मेहमान से क्या कहा, दामाद से क्या कहा कि आपके आगमन के कारण यानी आप आए, ऐसा मेरे मन में भ्रम था कि आप नहीं आएंगे, लेकिन आप आ गए तो मेरे मन का भ्रम आपने दूर कर दिया और अब वह मिट गया है भ्रम मेरा, इसलिए मुझे क्या कर दो, क्षमा कर दो, ठीक है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के। और यह सुनते ही मेहमान जो दामाद था यानी बादल जो थे कि सब्र का बांध टूट गया। जैसे लोगों ने उनका जैसे ही कह रहा अरे बरसात आ गई, बरसात आ गई, तो ब्रह्म जो उमड़ गुमड़ के बादल थे वो और तेज़ी से बरसने लगे और बांध टूटा मतलब बहुत झरझर के मतलब बहुत तेज़ी से बरसात होने लग गई। ऐसे ही जब नायिका के पास पहुंचता है तो जब नायिका उससे माफ़ी मांगती है तो उसका भ्रम का जो उसके भी अंदर जो बांध था मिलन बेला पे आने पर तो वो बांध जो है वो टूट गया और मिलन बेला में प्रिया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। यानी दोनों ही नायिका और नायक के मिलन के कारण दोनों के नेत्रों से आंसू बहने लगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिले और एक दूसरे को ये लग रहा था कि अब पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन मिले तो दोनों के जो है वो मन से एक दूसरे को माफ़ करते हुए उन्होंने अश्रु मतलब बहाना चालू कर दिया और ऐसा जैसे कि मूसलाधार वर्षा होने लगी। इस प्रकार मेघ जो है वो बन ठन कर मेहमान की तरह गांव में आए। तो ये आपका पाठ हुआ और कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी आपको। अब इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि कवि परिचय भी आपको याद करना है, पेपर में आता है, इसका भावार्थ भी पेपर में आता है, इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। शब्दार्थ भी लिखने हैं, किताब में पीछे आपके शब्दार्थ होते हैं बेटा, हर पाठ के शब्दार्थ भी लिखने हैं आपको, ठीक है। थैंक यू।